नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं अपने रेल कर्मचारियों के नॉन सिलेक्शन पोस्टों पर प्रमोशन के प्रोसीजर का उल्लेख करने जा रहा हूं। जो पोस्टें रेलवे बोर्ड के द्वारा सिलेक्शन पोस्ट डिक्लेयर नहीं की गई वो सभी पोस्टें नॉन सिलेक्शन पोस्टें हैं। नॉन सिलेक्शन पोस्टों को भरने के लिए जो प्रोसीजर है वो है सीनियरिटी कम सूटेबिलिटी, बेंचमार्किंग या फिर टेक्नीशियन के मामले में ट्रेड टेस्ट। इसमें नॉर्मली रिटन एग्ज़ाम का प्रोविज़न नहीं रहता और जो प्रमोशन करने का या कैंडिडेट्स को प्रमोशन के कंसीडर करने का जो बेस है वो होता है 3 साल की APRs। कुछ कैटेगरी जैसे क्लर्क से सीनियर क्लर्क है उसके अंदर स्पेसिफिकली रिटन एग्ज़ाम का प्रोविज़न रखा गया है, बेशक वो सीनियरिटी कम सूटेबिलिटी के द्वारा ही भरी जाती है। इसमें जो आज की तारीख में हम लेवल 6 या लेवल 7 के लिए प्रमोशन करते हैं उसके लिए बेंच मार्किंग का प्रोविज़न है जिसका डिटेल PS 13/640 में किया गया है। इसमें अगर हम रूल की बात करें तो हमारे सभी डीलिंग स्टाफ और ऑफिसर्स को नॉन सिलेक्शन पोस्टों पर प्रमोशन करने के लिए कम से कम 2 सर्कुलर को पढ़ना जरूरी है। नंबर 1 है IREM वॉल्यूम 1 का पैरा 214, जिसमें बताया गया है कि नॉन सिलेक्शन पोस्टें क्या हैं और उनको कैसे भरे जाना है। और दूसरा है RBE 161/2009 जो PS 13/640 है, जिसके अंदर बेंच मार्किंग का प्रोविज़न आया था और जिसमें ये भी डिटेल है कि कौन सी पोस्ट सिलेक्शन पोस्ट है और कौन सी पोस्ट जो है नॉन सिलेक्शन पोस्ट है और कौन सी पोस्ट को बेंच मार्किंग से भरे जाना है और कौन सी पोस्ट को APR देख के पुराने प्रोसीजर के तरीके से भरे जाना है। इसमें सिलेक्शन पोस्टों की तरह मैं ये बताना चाहूँगा कि वही हमारी 4-5 रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास एक सैंक्शनड कैडर हो, सैंक्शनड कैडर के अंदर वैकेंसीज अवेलेबल हों, प्रॉपर मेंटेन किया हुआ रिजर्वेशन रोस्टर हो और लोअर ग्रेड की सीनियरिटी लिस्ट अवेलेबल हो। उसके साथ जिस पोस्ट के लिए हम प्रमोशन कर रहे हैं, प्रपोजल बना रहे हैं, उससे रिलेटेड रूल प्रोसीजर की कॉपी जो है हमारे पास फाइल में अवेलेबल हो, तभी हमारा जो प्रपोजल सही तरीके से एक्यूरेटली बन पाएगा। इसमें अगर हम स्टेज वाइज देखें तो 5-6 स्टेज इसमें बनती हैं। सबसे पहला स्टेज जो आएगा वो है असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज, और असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज में हमें वर्कआउट करना है एग्जिस्टिंग वैकेंसीज इन द कैडर। नंबर 2 हायर ग्रेड वैकेंसीज इन द चैनल, और नंबर 3 एंटिसिपेटेड वैकेंसीज ड्यूरिंग नेक्स्ट 1 ईयर। ये 1 ईयर का कंसेप्ट जो है 2018 में आया था, उससे पहले हम नॉन सिलेक्शन पोस्टों में 6 महीने की एंटिसिपेटेड वैकेंसीज लेते थे। एंटिसिपेटेड वैकेंसीज में हमें वर्कआउट करना है 1 साल में रिटायरमेंट कितना है, किसी का कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है, एक्सेप्ट होने वाली है, या किसी का डेपुटेशन के लिए अप्रूव हो रखा है। इसके अलावा अगर कोई वैकेंसी कंस्ट्रक्शन अथवा कोर के द्वारा रिपोर्ट की गई है उसको भी हमें ऐड करना है। उसके नेक्स्ट स्टेज जो आएगी वो हमें देखना है एलिजिबिलिटी ऑफ स्टाफ अंडर कंसिडरेशन। कौन से स्टाफ एलिजिबल होंगे। हमारे पास सीनियरिटी लिस्ट जो लोअर ग्रेड की अवेलेबल है उसमें सभी कैंडिडेट्स को 2 साल की रेगुलर सर्विस जरूरी है, और वो रेगुलर सर्विस जो 2 साल की है वो हमें एट द टाइम ऑफ एक्चुअल प्रमोशन देखना है। एट द टाइम ऑफ कंसिडरेशन 2 साल की रेगुलर सर्विस देखना जरूरी नहीं है। इसमें हमें जब हम असेसमेंट करने के बाद कंसिडरेशन का काम करते हैं उसमें एक वैकेंसी पे एक ही कैंडिडेट को हम कंसीडर करते हैं एज पर रूल। उसके बाद इसमें स्टेज आती है अप्लाई रिजर्वेशन। रिजर्वेशन का मुद्दा कई बार उठाया जाता है
इसमें हमें रिजर्वेशन अप्लाई करते वक्त आज की तारीख में जो हमारे पास लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन है रेलवे बोर्ड की, वो जारी हो चुकी हैं। PS 14,933 ये जो है जून 2018 में इशू हुआ था PS। इसमें जो ये प्रोविज़न है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर पे बेस्ड है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर में अपने 3 बातें कही थी कि पेंडेंसी ऑफ दिस SLP शैल नॉट स्टैंड द वे ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया टेकिंग स्टेप्स फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोशन फ्रॉम रिजर्व टू रिजर्व, अनरिजर्व टू अनरिजर्व एंड ऑल्सो इन द मैटर ऑफ प्रमोशन ऑन मेरिट्स। अभी मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा कि इन 3 लाइनों को हमें कैसे अप्लाई करना चाहिए। सपोज आपने जो असेसमेंट किया है उसके अंदर 10 वैकेंसीज आपकी बनी हैं, जिसका ब्रेकअप एज पर रोस्टर 7 अनरिजर्व वैकेंसी हैं, 2 वैकेंसी SC के लिए हैं और 1 ST के लिए है। 7 + 2 = 1। तो इसमें रिजर्वेशन के लिहाज से अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 3 सिचुएशन आपके सामने आ सकती हैं। फर्स्ट सिचुएशन ये होगा कि जो आपके पास सीनियरिटी लिस्ट में 1 से 10 कैंडिडेट हैं 10 वैकेंसीज के लिए, तो उस 1 से 10 के अंदर ही 2 SC कैंडिडेट भी अवेलेबल हैं और 1 ST कैंडिडेट भी अवेलेबल है। तो उसमें आप PS 14,933 की जो फर्स्ट लाइन है रिजर्व टू रिजर्व वो अप्लाई करेंगे और जो रिजर्व कैंडिडेट हैं उनके द्वारा वो रिजर्व पोस्टें भर दी जाएंगी, आपका रिजर्वेशन कोटा कंप्लीट। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आपके पास 10 वैकेंसीज के लिए सीनियरिटी में 1 से 10 के बीच कोई भी रिजर्व कैंडिडेट नहीं है और रिजर्व कैंडिडेट सीनियरिटी में नीचे हैं, मान लो सीरियल नंबर 15, 16, 17 पे है। तो उसमें हमें क्या करना है कि 1 से 7 जनरल कैंडिडेट्स और फिर 8, 9, 10 पॉइंट पे जो SC ST 15, 16, 17 नंबर पे हैं उनको प्रमोशन के लिए कंसिडरेशन में लेना है। उसके अंदर भी PS 14,933 की फर्स्ट लाइन अप्लाई होगी रिजर्व टू रिजर्व, क्योंकि रिजर्व कैंडिडेट से रिजर्व वैकेंसी को भरना है। इसमें तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि 10 वैकेंसीज के लिए सीरियल नंबर 1 से 10 के बीच में ही 5 मान लो रिजर्व कैंडिडेट हैं, 3 SC कैंडिडेट और 2 ST कैंडिडेट। अब इसमें हम सीनियरिटी को इग्नोर नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें PS 14,933 का जो तीसरी लाइन है जो कहता है कि ऑल्सो इन द मैटर ऑफ प्रमोशन ऑन मेरिट्स या ऑन सीनियरिटी, अगर जो कैंडिडेट नॉर्मल सीनियरिटी में आ रहे हैं चाहे वो एक्सेस भी हो जाते हैं, उसको भी हमने प्रमोशन के लिए कंसिडरेशन में लेना है। लेकिन उसमें हम एक प्रमोशन ऑर्डर इशू करते वक्त और प्रपोजल में भी ये प्रोविज़न डालेंगे कि जो रिजर्वेशन कोटा से एक्सेस SC ST जोन में आए हैं उनको फ्यूचर में होने वाली रिजर्व वैकेंसी पे एडजस्ट किया जाएगा। ये हमारा रिजर्वेशन को अप्लाई करने का फार्मूला है। ये हमारे पूरे पर्सनल डिपार्टमेंट के द्वारा जो PS 14,933 था उस पर डिस्कशन के बाद एक ये कॉमन इंटरप्रिटेशन किया गया था। इसमें नेक्स्ट स्टेज जब आएगी तो उसके लिए जब हमने जोन ऑफ कंसिडरेशन तैयार कर लिया है, क्योंकि हमें एक वैकेंसी पे एक ही कैंडिडेट को बुलाना है, तो जब हमारा जोन ऑफ कंसिडरेशन तैयार हो गया फिर हमें उनके लिए जो डॉक्यूमेंट्स मांगने हैं उसमें सबसे पहले DR क्लियरेंस, विजिलेंस क्लियरेंस और 3 साल की APRs। जब ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास इकट्ठा हो जाएंगे तो उसके बाद हमारा स्टेज आता है कंप्लीट प्रपोजल, जो हमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को कंसिडरेशन के लिए पुटअप करना है। अब हमें जो फाइनल प्रपोजल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को पुटअप करना है उसमें हमें इन सारी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करना है। नंबर 1 असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज, ब्रेकअप ऑफ रिजर्व वैकेंसीज, कॉपी ऑफ रिजर्वेशन रोस्टर, कॉपी ऑफ सीनियरिटी लिस्ट, DR विजिलेंस क्लियरेंस का प्रूफ
और 3 साल की APRs और 3 साल की APRs का एक समरी, ये सभी चीज़ें, और साथ में अगर बेंचमार्किंग का है तो बेंचमार्किंग का रूल, और सीनियरिटी कम सूटेबिलिटी है तो कंसर्न सीनियरिटी कम सूटेबिलिटी का रूल। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब हम लिंक करके प्रपोजल बनाएंगे तब हमारा ये एक्चुअल में प्रपोजल कंप्लीट होगा। ये प्रपोजल बनने के बाद जब हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भेजेंगे तो मुझे लगता है कि उसके बाद कोई क्वेरी रेज करने की गुंजाइश कंसीडरेशन करने वाली अथॉरिटी के पास नहीं बचेगी। लेकिन अगर हमारा प्रपोजल किसी क्वेरी लग के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के यहाँ से लौट आता है तो मेरा ये मानना है कि हमने जो अपना काम, हमारे स्टाफ ने या हमारे अधिकारी ने काम अपना ठीक से नहीं किया, अगर वो क्वेरी जस्टिफाइड है। कई बार कुछ क्वेरी ऐसी लग जाती हैं जिसका इस में कोई ज़्यादा जस्टिफाइड नहीं होती, लेकिन अगर मान लो उसने ये बोल दिया कि भाई सीनियरिटी लिस्ट कहाँ है, फाइल में अवेलेबल नहीं है, तो जस्टिफाइड है और वो गलती नहीं होनी चाहिए। अगर उसने कहा कि रूल कौन सा अप्लाई कर रहे हो और रूल फाइल में नहीं है तो वो क्वेरी जस्टिफाइड है। तो इसीलिए जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बोले हैं वो सारे इस प्रपोजल में आएंगे, तभी हमारा प्रपोजल कंप्लीट होगा। इसमें अप्रूवल होने के बाद जिस तरीके से सिलेक्शन पोस्टों के लिए हम लोग पैनल इशू करते हैं, इसके लिए हम एक सिलेक्ट लिस्ट इशू करते हैं। अप्रूवल होने के बाद सिलेक्ट लिस्ट इशू करनी होगी और तब उसके बाद जो है प्रमोशन का काम करना होगा। इसी तरीके से जहाँ पे ट्रेड टेस्ट का प्रोविज़न है, ट्रेड टेस्ट में जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में प्रमोशन कोटा है और टेक्नीशियन ग्रेड 2 में 100% प्रमोशन कोटा है। इसमें ट्रेड टेस्ट के द्वारा जो प्रैक्टिकल और ओरल का प्रोविज़न है उस तरीके से प्रमोशन करनी है, जिसका पूरा प्रोसीजर मास्टर सर्कुलर 43 में दिया गया है। जो भी डिवीज़न में हमारे स्टाफ काम करते हैं, इस चीज़ को डील करते हैं, उन्हें मास्टर सर्कुलर 43 डिटेल में पढ़ लेना चाहिए। इस तरीके से हमें क्योंकि जो एस्टेब्लिशमेंट का मैटर है वो हमारा पर्सनल का मैटर है और हमें इसमें एक्सपर्ट ज़रूर होना चाहिए, तभी हम अपना काम जो है ठीक से कर पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू।